हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विश्व में पाए जाने वनों के प्रकार के बारे में और वन के जीवन के बारे में कि कैसे कैसे वन पाए जाते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका विस्तार कितना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्व के भिन्न भिन्न भागों में जलवायु, मिट्टी, उच्चवच आदि में अंतर होता है और इस अंतर के कारण ही उनमें जो वन पाए जाते हैं, जो वृक्ष पाए जाते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सदाबहार वन की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सदाबहार यानी कि जो हमेशा हरा भरा रहे। ऐसे वन अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक बारिश वाली जगह पाए जाते हैं, जहाँ की दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो और बहुत ज़्यादा बारिश होती हो। ये वन जो हैं वो भूमध्य रेखा तथा उष्णकटिबंध के पास 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाए जाते हैं। वर्ष के हर समय में ये क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं। इस कारण ये क्या होते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं। इसीलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। अत्यधिक जो इनकी लताएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा घनी होती हैं और ये इतनी ज़्यादा घनी होती हैं कि सूर्य का प्रकाश छन करके ज़मीन पे आता है या फिर ज़मीन पे नहीं पहुंच पाता है इनका प्रकाश। सर्वाधिक जो जैव विविधता होती है वो भी इन्हीं वनों में दिखाई देती है। इन वनों में वृक्षों और वन्य जीवों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। बात करते हैं वृक्ष की, तो इसमें आबनूस, महोगनी तथा रोजवुड इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं। एक स्थान पर कई प्रजातियों के पेड़ पौधे भी एक साथ पाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, जिस कारण कि इनको हम काट नहीं पाते और बहुत ज़्यादा इनका उपयोग भी नहीं होता है। जो ब्राज़ील में होता है, इन्हें सिल्वा कहा जाता है। विश्व में दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन में इन वनों का सर्वाधिक विस्तार है। इसके अतिरिक्त ये वन अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी पाए जाते हैं। इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। जो ये वन है, इनको पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। वर्षा वन में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो कि दिन और रात दोनों में क्रियाशील रहते हैं, यानी कि ये हमेशा हरा भरा रहता है। कई प्रकार के वन जीव पाए जाते हैं, जैसे कि बंदर, गोरिल्ला, कई प्रकार के पक्षी, कीड़े मकोड़े, सांप, चमगादड़, ये सारी चीज़ें। बड़े जीव भी होते हैं, जैसे चीता, भैंसा, हाथी, सूअर, लेकिन इनकी संख्या जो होती है वो थोड़ी कम होती है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा सांप इन्हीं वनों में देखा जाता है, जिसे एनाकोंडा कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन अक्षांशों के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि मुख्यतः ये वन महाद्वीपों के पूर्वी किनारों, जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिण चीन, यहाँ पाए जाते हैं। इनमें जो वृक्ष होते हैं वो तो बांस होता है, यूकेलिप्टस, चीड़, ऐसे वृक्ष होते हैं और इनकी जो लकड़ी होती है वो काफ़ी सही मानी जाती है। ये कठोर तथा मुलायम दोनों टाइप के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पतझड़ी वन। जैसा कि नाम से ही पतझड़, जो कि अपना कुछ समय बाद वृक्ष के पत्ते क्या करते हैं, गिरा देते हैं। इन्हें पतझड़ी या पर्णपाती वन भी कहते हैं। ये वन वर्ष में एक बार शुष्क मौसम में, यानी गर्मी के मौसम में, जल संरक्षण हेतु 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ क्या करते हैं, गिरा देते हैं। इनमें जो उष्णकटिबंधीय मानसून वन में जो आते हैं वो होते हैं नीम, शीशम, महुआ, जामुन, साल, सागवान। इनके वृक्ष की लड़कियाँ बहुत अच्छी मानी जाती हैं और इसका मेनली यूज़ फर्नीचर में बनाने में ही होता है। इनका बहुत ज़्यादा आयात निर्यात भी होता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं। ये बेसिकली दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया, दक्षिणी चीन, पश्चिमी द्वीप समूह, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका तथा ब्राज़ील के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जीव की, तो यहाँ दोनों टाइप के जीव मिलते हैं, यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी दोनों टाइप के मिलते हैं। इसमें क्या होता है, हाथी, घोड़ा, गैंडा, जंगली भैंसा, बाघ, शेर, लंगूर, बंदर, ये सारे इस क्षेत्र के मुख्य जानवर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन। उच्च अक्षांश में शीतोष्ण पतझड़ी वन पाए जाते हैं। ये वन न्यूजीलैंड, चिली, उत्तर पूर्वी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो जानवर मिलते हैं उनमें भेड़िया, हिरन और लोमड़ी मुख्य रूप से होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भूमध्य सागरीय वन की। तो महाद्वीपों के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम के किनारों पर दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले वन को हम भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। इसको भूमध्य सागरीय वन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की वनस्पति भूमध्य सागर के निकट के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये वन जो है वो पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, इन सारी जगहों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। इन प्रदेशों में ग्रीष्मकाल शुष्क एवं शीतकाल में वर्षा होती है। इसमें जो पौधे आते हैं वो बेसिकली जो होते हैं वो जैतून, अंगूर, संतरा, अंजीर, ये सारी चीज़ें होती हैं। फलों की कृषि के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोणधारी वन की। कोणधारी वन यानी कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के विस्तृत भागों पर शंकुधारी वन मिलते हैं। इनका जो सर्वाधिक विस्तार होता है
वो रूस में पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ये वन नहीं पाए जाते क्योंकि इन अक्षांशों में दक्षिणी गोलार्ध में स्थल का अभाव होता है। इन्हें कनाडा में टैगा वन कहते हैं, यानी कि कोणधारी वन को टैगा वन भी कहते हैं। अधिक ठंडी जलवायु एवं बर्फबारी के कारण इन वनों की पत्तियां जो होती हैं वो नुकीली होती हैं। इनमें मुलायम तथा नरम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। कागज़ बनाने के लिए इसका बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। माचिस और पैकिंग के डिब्बे के लिए भी इनकी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। जो इसमें प्रमुख वृक्ष आते हैं वो होते हैं देवदार, चीड़, लार्च, स्प्रूस, पाइन, बर्च, फर आदि। झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे कि कई झाड़ियाँ होती हैं, जैसे झाड़ियाँ, काई, लाइकेन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जानवर की बात करें तो बारहसिंगा, लोमड़ी, ध्रुवी भालू, ये यहाँ के मुख्य जानवर होते हैं। अब बात करते हैं घास स्थल की। घास स्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की। तो ऐसे वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यह वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। ये कह सकते हैं हम कि ये लगभग 2 से 4 मीटर की ऊंचाई तक भी बढ़ पाती है, उससे ज़्यादा नहीं। अफ्रीका के जो सवाना घास के मैदान हैं वो विश्व में सबसे बड़े हैं। यानी कि अगर कोई पूछे कि सबसे बड़े घास के मैदान कहाँ हैं, तो अफ्रीका में है। इन्हें अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोज व वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। इन्हें अफ्रीका में सवाना कहते हैं, वेनेजुएला में लानोस और ब्राज़ील में कंपोज कहते हैं। यहाँ जो जंतु हैं वो मुख्यतः हिरण, तेंदुआ, हाथी, जिब्रा, जिराफ, ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शीतोष्ण घास के मैदान की। तो ये जो वन है, घास के मैदान है, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी हिस्से में मिलते हैं। यहाँ मुख्यतः छोटी एवं पौष्टिक घास पाई जाती है। घास के साथ साथ ओक, पाइन, एल्प, मैपल, बर्च, आस्पिन, बिलो आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इन घास स्थलों में शाकाहारी जीवों की अधिकता होती है। यहाँ पे जो जानवर होते हैं वो हिरण, बाइनस, एंटीलोप, जंगली भैंसा, खरगोश, चिब्रा, गाय, ये सारी चीज़ें रहते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार जो है वो यूरेशिया के मध्यवर्ती भागों में, यहाँ इन्हें स्टेपी कहा जाता है। इस प्रकार के मैदानों को अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में विल्ड एवं ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मरुस्थलीय वन की। मरुस्थलीय में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल वन की। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी वन पाए जाते हैं। इनको मरुद्भिद भी बोलते हैं। अधिक तापमान एवं कम वर्षा यानी कि 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। इसके कारण जो इनकी ऊंचाई होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। जो पत्तियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं और जो इनके जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं, ताकि ये अंदर तक जाएं और पानी की खोज कर सके, जिससे कि ये ज़्यादा दिन तक जिंदा रह पाए। ये जो होते हैं वो उत्तरी अफ्रीका में सहारा, दक्षिण अमेरिका में कालाहारी, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, एरिजोना एवं मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में अरब, पाकिस्तान में थार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व के प्रमुख मरुस्थल माने जाते हैं। इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो होते हैं नागफनी, कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, खेजड़ी आदि ये जो होते हैं ये मुख्य वृक्ष हैं। यहाँ पे कई प्रकार की छोटी छोटी घास भी पाई जाती हैं, जैसे कि ये कुछ वनस्पति हैं। मरुस्थलीय वनस्पति, गोडावन, ऊंट, ये मरुस्थल के कुछ मेन जानवर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल की। तो ग्रेट बेसिन, मोजेव, सहारा, अरब का मरुस्थल, थार, गोबी, ये विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थल हैं, जिसमें कि अटाकामा, पैटागोनिया, नामिब, कालाहारी, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे। नेक्स्ट बात करते हैं शीत मरुस्थलीय वन की। ध्रुवीय क्षेत्र की बात करते हैं तो ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान अत्यधिक कम होता है, इसलिए वहाँ प्राकृतिक वनस्पति का विकास भी बहुत कम होता है। जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा जब ठंड रहेगी तो बहुत ज़्यादा वनस्पति नहीं उग पाएगी। अल्पकालीन के लिए ही वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु आती है, तो उसी टाइम में छोटे छोटे जो होते हैं वो फूल पौधे वहाँ पे उग पाते हैं। यहाँ पे जो जानवर होते हैं वो सील, वालरस, ध्रुवी भालू ऐसे जानवर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं वो कौन कौन से हुए। सबसे पहले बात करते हैं खिजड़ली आंदोलन की। बात करेंगे हम पर्यावरण संरक्षण आंदोलन की, तो इसमें हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है वो आता है खिजड़ली आंदोलन। ये पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति विशेष प्रेम है। इसमें क्या होता है कि खिजड़ली के लिए ये लोग अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं, यानी कि पेड़ पौधों के लिए अपने जीवन का बलिदान करते हैं और एक बार भी अपने खुद के स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते। बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर जिले के खिजड़ली गांव की। यहाँ पे क्या होता है कि ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा होता है। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध करते हैं और अमृता देव विष्णु के नेतृत्व में सन 1730 में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर क्या किया, अपना बलिदान दे दिया। इनकी स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन भी स्थापित किया गया और यहाँ पर
प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं चिपको आंदोलन की। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ ऊंचे भागों और टिहरी गढ़वाल के पहाड़ी गांवों में स्थानीय लोगों ने देखा कि खतरनाक बाढ़ों का आना, भूमि का धंसना एक आम बात हो गई है, मतलब कि हर बार ये होता है। तो यहाँ पे जो मेन कारण था उसका था जंगलों का काटना। तो 1972 में उत्तराखंड के गाँवों की महिलाओं ने पेड़ काटने का विरोध किया और उन वृक्षों से चिपक गई जिन्हें काटा जा रहा था। गौरा देवी के नेतृत्व में वहाँ के निवासियों द्वारा किए गए इस कार्य को चिपको आंदोलन कहा जाता है, यानी कि जो उसकी मेन हेड थी वो गौरा देवी थी। इस आंदोलन से पर्यावरण जो सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़ी और चिपको आंदोलन ने वृक्षों की कटाई बंद करने की मांग की ताकि हिमालय का 60% क्षेत्र वनों से भरपूर हो पाए और ढालदार भूमि पर खाद्य, चारा, ईंधन, उर्वरक, रेशा, इन सब को क्या किया, वृक्षारोपण किया गया। चिपको आंदोलन हिमालय का ही नहीं बल्कि सारी मानव जाति की पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोक जागरण का एक अनूठा उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इसी टाइप का आंदोलन अप्पिको आंदोलन भी था। चलिए देखते हैं ये क्या था। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कर्नाटक में भी एक ऐसा ही आंदोलन शुरू हुआ, अप्पिको आंदोलन, जिसका अर्थ है बाहों में भरना, यानी कि अप्पिको का मतलब होता है बाहों में भरना। राज्य के सिरसी जिले में सितंबर 1983 को सलकानी वन क्षेत्र में काटे जा रहे थे। तब वहाँ के जो स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी क्या करते हैं, पेड़ों को अपने बाहों में भर लेते हैं और पेड़ को काटने नहीं देते हैं। वे कई सप्ताह तक वनों की पहरेदारी करते हैं। इस तरह से वो क्या करते हैं कि हज़ारों पेड़ों को कटने से बचा लेते हैं। अब बात करते हैं वन विनाश की। वन विनाश क्यों हो रहा है, इसके प्रमुख कारण क्या है। तो वन विनाश के प्रमुख कारण है वनों की व्यापारिक कटाई। लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए वनों की लगातार कटाई किए जा रहे हैं। घरेलू ईंधन के लिए वन पर निर्भरता, स्थानांतरित कृषि, अत्यधिक एवं अवैध पशुचारण, खनन एवं औद्योगिकरण, वन भूमि का कृषि एवं चारागाहों में परिवर्तन, अम्ल वर्षा, वन में लगने वाली आग, ये सारी जो है ये इसके प्रमुख कारण है। अनावृष्टि और बाढ़ें, पुनर्वास और वनवासियों को बेदखल करने वाली आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएं भी वन को कम करने में बहुत ज़्यादा योगदान दे रही हैं। बात करते हैं वन विनाश के परिणाम क्या होते हैं। तो अनियंत्रित और अवैध रूप से वनों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है, अम्ल वर्षा अधिक होती है, पारिस्थितिकी असंतुलन बढ़ता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे पहले तो जैव विविधता का ह्रास होता है, वनस्पति एवं वन्य जीवों के आवास का समाप्त होना होता है, वनों पर आधारित जो ग्रामीण कुटीर उद्योग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, सूखा, अकाल, बाढ़, भूमि अपरदन, रेगिस्तान का विस्तार होना, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल लाइफ को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु में परिवर्तन होता है, हरितगृह के प्रभाव में वृद्धि होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि होती है। विश्व में जो हो रहा है भयंकर परिस्थिति के असंतुलन के कारण कई दुर्लभ जीव जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा विलुप्त हुए जा रहे हैं। IUCN की एक बुक है रेड डेटा बुक, जिसमें कि जो भी वन्य जीव जो विलुप्त होते जाते हैं उनका उल्लेख किया जाता है। इसको रेड डेटा बुक कहते हैं। वन विनाश को रोकने के कुछ उपाय भी हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमें वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना चाहिए, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना चाहिए, अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाना चाहिए, आवासों का निर्माण बंजर भूमि पर करना चाहिए, यानी कि वनों को नहीं काटना चाहिए, ईंधन के लिए विकल्पों की खोज करनी चाहिए, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन वन रहित भूमि पर किया जाना चाहिए, वनों की कटाई वैज्ञानिक रूप से लाइसेंसधारी व्यक्ति द्वारा ही करवाना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी आया और वन को काट के चला गया। अवैधानिक तरीके से वनों की कटाई को रोकने के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके से कर करके हम अपने वनों को बचा सकते हैं, पेड़ पौधों को बचा सकते हैं, जिससे कि हमारा विश्व एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण में जीवित रह पाएगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर इसका इम्पैक्ट पूरी की पूरी धरती पर दिखाई देगा और ये कहीं ना कहीं हर किसी को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड टेक केयर।